डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दिस इज़ विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक हाइप ओरिएंटेड न्यूज़ जो कि रतन टाटा ग्रुप है इंडिया में, उसके हवाले से है। और डॉक्टर अतर मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, ये बताएंगे, आजकल बड़ी एक हाइप जनरेट हुई है कि जो रतन टाटा ग्रुप है इंडिया का, उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से एक्सीड कर गया है, क्रॉस कर गया है, उससे ज़्यादा हो गया है। ये भी बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि जीडीपी क्या होता है, और अगर किसी कंपनी का टोटल वॉल्यूम क्रॉस कर जाए तो व्हाट डज इट मीन? अच्छा विकास, इसमें देखें कोई जार्गन है थोड़ी सी जिसको हम उसी तरह यूज़ करेंगे तो ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहली तो ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और टाटा ग्रुप की, तो आपने वर्ड यूज़ किया रतन टाटा। रतन टाटा जो हैं वो करंट चेयरपर्सन है टाटा ग्रुप के। सो इट्स वर्ल्ड वाइड नोन एज टाटा ग्रुप। और इसकी मैं थोड़ी हिस्ट्री भी व्यूअर्स को बाद में बताऊँगा। लेकिन जो पहला सवाल है आपका, जो जिसमें दो पार्ट हैं कि ये ग्रुप जो है इसकी वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम, जिसको मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कह के एक्सप्लेन करूँगा, और जो हाइप है इंडियन मीडिया में जो क्रिएट हुई है वो पाकिस्तान की जीडीपी के अगेंस्ट क्रिएट हुई है कि ये बड़ा हो गया पाकिस्तान की जीडीपी से। तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि जीडीपी जो होता है ये किसी भी इकोनॉमी के हुजम को मेजर करता है। इट इज़ इन फैक्ट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, विच मीन्स यूजुअली इसको वन फाइनेंशियल ईयर में मेजर किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं पाकिस्तान की जीडीपी 400 या 340 या 350 बिलियन डॉलर्स है, तो इसको हम मेजर करेंगे इन वन फाइनेंशियल ईयर। और पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर फॉर द कंजम्पशन ऑफ व्यूअर्स मैं ये बताता चलूँ 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। सो 2 कैलेंडर ईयर्स में वो स्पैन उसका जो है वो है तो चलता है। तो अगर हम कहें कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो ये शुरू होगा 1 जुलाई 2024 को और ख़त्म होगा 30 जून 2025। तो जीडीपी, जैसे मैंने बताया, इट्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ आता हूँ, जो आपने कहा कि ये हाइप क्रिएट हुई है कि टाटा ग्रुप जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी हुई है। सो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एक्सप्लेन कर दूं पहले, जैसे मैंने जीडीपी एक्सप्लेन किया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्थ होती है जो टोटल आउटस्टैंडिंग, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट से गेज की जाती है, और जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ वन शेयर, इसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं किसी भी कंपनी का। सो जो टाटा ग्रुप जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन एस्टिमेट की जा रही है अराउंड 365 to 370 बिलियन डॉलर्स। और आईएमएफ ने जो पाकिस्तान की लेटेस्ट इकोनॉमी का जो साइज बताया है जीडीपी का, वो अराउंड 340 to 345 बिलियन के दरमियान, 341 बिलियन डॉलर्स के करीब बताया हुआ है। तो अगर ये 365 के करीब है और पाकिस्तान 340 के करीब है, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से 25 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन एज मेजर्ड बाय द स्टॉक मार्केट इसकी हो गई। सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी हाइप क्रिएट हुई है। और इंडिया में इसलिए हाइप क्रिएट हुई है कि इंडिया ये क्लेम करता है कि हमारी सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आवाम की जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज की, उससे भी ज़्यादा वो बड़े हुजम की या बड़े साइज की कंपनी है। नहीं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। एक्साइटमेंट सिंड्रोम जो है वो इंडिया में से कभी नहीं जा सकता रिगार्डिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी हम शायद इंडिया को हमेशा देखते हैं कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो आपकी बात से मतलब व्यूअर्स जो देख रहे हो, जो मुझे ये लगा कि ये वॉल्यूम तो इतना एग्जिस्ट करता है टाटा ग्रुप का, लेकिन ये है कि हाइप जो है वो इंडिया ने इसलिए जनरेट की है जस्ट टू शो टू द वर्ल्ड दैट वी आर माइल्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान, माइल्स अहेड ऑफ पाकिस्तान। ahead. हाँ, माइल्स नहीं, सेवरल 100 माइल्स, क्योंकि अगर एक कंपनी उनकी इतनी बड़ी है तो दे कैन क्लेम कि हमारा पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर अगर मिल जाए तो हम पाकिस्तान से कितने गुना हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर की अनस्टेडी, अनइवन या नेगेटिव ग्रोथ की क्या वजह है सर? देखिए, नेगेटिव तो शायद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अनस्टेडी या अनइवन की मैं इसलिए कहूँगा कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड होती है।
Alright. सो इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ओवर द इयर्स स्ट्रॉन्ग सॉलिडिफाई होती जा रही है, स्ट्रेंथन होती जा रही है। जैसे मोदी की 2 टर्म्स पूरी हो रही हैं इस साल, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस इवॉल्व हुआ है। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम हो वो अगर कॉन्टिन्यूस और सर्टन हो तो फिर ही कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो करता है। जैसे चाइना में, चाहे वो ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन सिस्टम है, 1 पार्टी रूल है, लेकिन कॉन्टिन्यूस है, सर्टेनिटी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है। सऊदी अरेबिया में अगर आप कह लें तो प्रिडिक्टेबिलिटी किंगडम है। पाकिस्तान में क्योंकि वो हाइड एंड सीक होती रही शुरू में मिलिट्री और सिविलियन के दरमियान, और अभी भी लोग बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं कि अगर मिलिट्री डायरेक्ट नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड जैसे यूज़ करते हैं या इनविजिबल हैंड का करते हैं। तो आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक्ड है, चाहे जो भी सिस्टम। जैसे इंडिया फुली डेमोक्रेटिक क्लेम करता है, चाइना एक अथॉरिटेरियन और डिक्टेटोरियल काइंड ऑफ, नॉट मिलिट्री बट काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन स्टेबिलिटी होनी जरूरी। तो पाकिस्तान में क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रही, उसकी मेन वजह है। सो वी लैक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दैट्स द रीजन। आगे चलते हैं सर, आपने कहा कि आप हमें बताएंगे इस टाटा ग्रुप के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो वो जरा बताएं। देखिए, टाटा ग्रुप की जो बुनियाद है, द फाउंडेशन वाज लेड डाउन बाय जमशेदजी टाटा इन 1868। ही वाज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। उन्होंने इसको शुरू किया और 1902 में उन्होंने जो एक बहुत बड़ा मार्का मारा वो कि ही कमीशन द फर्स्ट लग्जरी होटल, जिसको ताजमहल पैलेस कहते हैं, उसको उन्होंने वहाँ पे कमीशन किया इंडिया में। वो एक लग्जरी होटल। और उसके बाद उनके बेटे हिज सन एक्चुअली दुराब, उनको सर दुराब टाटा कहते हैं, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया उनकी डेथ के बाद। और फिर उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन शुरू की, इसको वो लेके गए स्टील के अंदर, इसको लेके गए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इसको लेके गए वो एजुकेशन में, कंज्यूमर गुड्स में, और मुख्तलिफ एरियाज़ में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। 1938 में उनके इसको टेक ओवर किया जो शख्स थे, उनका नाम है जहांगीर दादाभाई टाटा। जहांगीर दादा जी, उनका बहुत नाम है। तो उन्होंने इसको, वो चेयरपर्सन बने इसके टाटा ग्रुप के, और उन्होंने इसकी और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन शुरू की, और वो इसको टेक्नोलॉजी में, कॉस्मेटिक्स में, केमिकल्स में, इंजीनियरिंग में लेके गए। और 1954 में टाटा इंजीनियरिंग जो था, उसने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की बुनियाद रखी, जो इवेंचुअली टाटा मोटर्स में कन्वर्ट हुई। तो टाटा मोटर्स जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो इट वाज एक्चुअली जो लोकोमोटिव वाली थी उसको रीनेम किया 2003 के अंदर। उसके बाद अगर हम जो जहांगीर दादाभाई का जो पीरियड है उसमें अगर हम देखें कि काफ़ी ग्रोथ इसने कंपनी ने की लोकल लेवल पे। लेकिन 1991 में जो आपने नाम शुरू में लिया है वो है रतन टाटा, जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस के ग्रेजुएट थे, बैचलर्स उन्होंने वहाँ से किया। उन्होंने टेक ओवर किया एज चेयरपर्सन, और जब वो चेयरमैन बने तो उसके बाद वो ग्लोबल लेवल पे गए। उन्होंने टेटलेटी एक्वायर किया, उन्होंने जैगवर और लैंड रोवर जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनीज ब्रिटेन में एक्वायर की। इसके अलावा उन्होंने डेवू की ट्रक मैन्युफैक्चरिंग साउथ कोरिया में एक्वायर की, और अमेरिकन एक इंश्योरेंस कंपनी है AIG, उसके साथ मिलके टाटा AIG इंश्योरेंस को लॉन्च किया। तो एक ग्लोबल एम्बिशन जो था वो रतन टाटा का बना, और उन्होंने फिर इस कंपनी को और ज़्यादा ग्रोथ के अंदर लेके गए। इसके अलावा 2007 में उन्होंने टाटा स्टील ने जो एंग्लो डच कोरस ग्रुप है उसको एक्वायर कर लिया, बहुत बड़ा एक एक्विजिशन थी। 2008 में रतन टाटा ने थ्रू टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स, टाटा नैनो कार, जिसको लाख टकिया यानी कि 1 लाख की कार कहते हैं, छोटी सी कार, वो लॉन्च की, जो 2009 में रोड पे भी आ गई इंडिया में। इसके अलावा 2022 में टाटा ने एक बहुत बड़ा काम किया, एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, जो नेशनलाइज भी हुई थी, और इनिशियली इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था बट नेशनलाइज हो गई थी 1950s में। और तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाटा ग्रुप का जो जर्नी मैंने आपको बताया 1868 से जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक जो करंट चेयर हैं, ये एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही इसके अंदर एक प्लानिंग के साथ डाइवर्सिफिकेशन इनटू वेरियस सेक्टर्स, IT, इंजीनियरिंग, मोटर कार्स, ऑटोमोबाइल्स, इवन टी, जैसे मैंने आपको बताया, टेटलेटी, इंश्योरेंस कंपनी, स्टील, इंजीनियरिंग, कॉस्मेटिक्स,
there was so many areas in which they explored, and they became so successful in each of these areas that eventually they have been touted in India as a company which has crossed Pakistan. यूएस के साथ भी इनके कोई मर्जर्स हैं? जी, वो मैंने अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी का भी आपको बताया, वो भी बहुत बड़ा मर्जर है। इसके अलावा स्टील का इनका एक लक्ष्मी मित्तल के साथ प्लान था, लेकिन वो किसी तरह नहीं किसी वजह से हो सका। तो लक्ष्मी मित्तल आपको पता है एक स्टील मैग्नेट है, बट ओवरऑल आई थिंक टाटा हैज रिमेन्ड हाईली सक्सेसफुल। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन, इसमें लर्निंग के लिए या फॉलो करने के लिए क्या है इस स्टोरी? देखिए, इसकी स्टोरी से जो मेजर लेसन्स हैं वो ये हैं कि एक तो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस एंड एम्बिशन, गोल सेट करना पहले लोकल लेवल पे, फिर ग्लोबल लेवल पे, और फिर उन एरियाज को कॉन्कर करते जाना, उनके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करते जाना और डाइवर्सिफिकेशन और अक्वायर करते जाना उन एरियाज को जिनमें आपकी एक एक्सपर्टीज डेवलप होती जाए और फिर उसमें अपना नाम पैदा करना। तो बिजनेसमैन हमेशा, ये भी 100 कंपनियों से ज़्यादा बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है उधर, और रतन टाटा क्योंकि वहीं से कंट्रोल करते हैं। ताज होटल भी मुंबई में। जी, ही इज एन ओल्ड पर्सन नाउ, रतन टाटा। लेकिन उन्होंने बड़ा इस पे मेहनत की है 1990 में। खैर, इसकी बुनियाद से लेके अभी तक इस पे मेहनत होती रही है, जैसे मैंने दुराब। तो इनोवेशन कहाँ प्लेस होती है इनकी स्टोरी? देखिए, नैनो एक इनोवेशन ही थी। अच्छा, टाटा नैनो कार, अगर आप मोटर बाइक की प्राइस पे कार को तकरीबन निकाल दें तो इनोवेशन तो है ना। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, ये भी इनोवेशन ही है कि आप उन्हें एक्वायर कर लें उन चीज़ों को कि जो आपसे अनरिलेटेड भी हो, लेकिन आप डाइवर्सिफाई इतना प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से करें कि वो आपको इवेंचुअली सक्सेसफुल। सो व्यूअर्स, ये था टाटा ग्रुप का जर्नी जो हमने आपके सामने रखा। रियलिटी और रेटरिक दोनों ही डॉक्टर असद ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की और कंपनीज की जो स्टोरीज हैं वो भी आपके लिए लेके आएँ। यू कैन गिव अस योर फीडबैक in the comments. Thank you. Allah.